हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस की आपकी। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस को बच्चों दो क्राइटेरिया में डिवाइड करे गए हैं। फोर्स क्या होता है तो पता है आप लोगों को, फोर्स क्या होता है बेटा? इट इज द पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज द पुश और पुल, इट इज द पुश और पुल which change the state of the object, बेटा आपका ना एक छोटी सी बात बताऊंगी मैं आप लोगों को। अभी एरर जो हम पढ़ रहे थे ना पहले, हाँ एरर में है ना, अभी आपका कुछ पार्ट छूटा हुआ है बेटा। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर, स्क्रीगोस, प्रिसिजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए हैं आपके। ठीक है, वो मैं आपको स्कूल में करवाऊंगी क्योंकि वो आपको लाइव में समझ नहीं आएंगे। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज जब तक मैं आपको लैब में दिखाऊंगी नहीं, आपको बताऊंगी नहीं ना, तब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, हाँ तो वो टॉपिक मैंने अभी के लिए छोड़ दिया कि जब भी स्कूल खुलेंगे तो मैं पहले आपको प्रैक्टिकल करवा के फिर उसके क्वेश्चन भी बता दूंगी, वो आपको आ भी जाएगा। हाँ तो मैंने, क्योंकि ऑनलाइन में मैं आपको बताती रहूंगी बेटा ये वर्नियर कैलिपर है, ये स्क्रू गेज है, कल दिखा भी दूंगी मैं आपको, फिर आपको समझ नहीं आएगा फिर वहां से। हाँ ये बहुत बारीक स्केल होता है, आप ऑनलाइन में उसको देख ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ स्कूल में करेंगे बेटा उसको। हाँ अब देखो बेटा, आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस की। ओके बेटा, ठीक है दिव्या आप सुनो। It is the push or pull which change the state of the object. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या कर दे, चेंज कर दे। हाँ मैं बता रही हूँ दैविक बेटा, वो जो नोट्स है ना वो मैं आपको स्कूल में ही बनवाऊंगी फिर वो, क्योंकि वो लैब में ही करना पड़ेगा। लैब में जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना वो हो नहीं पाएगा आपसे। शायद वो अभी रखा भी हो मेरे पास, मेरे ध्यान नहीं कहाँ रखा है, कल देख के बताती हूँ। ठीक है दैविक, हाँ जो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज की कुछ क्वेश्चंस है ना वो लैब में ही नोट्स करवा दूंगी, लिखवा दूंगी, लैब में ही समझा दूंगी। ओके बेटा, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर अपने। फोर्स क्या है बेटा? इज द पुल और पुल पुश विच चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बुक है, जैसे हमारे पास ये क्या है बेटा, बुक है। इस बुक पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो आगे सरक जाएगी ऐसे, तो इसकी स्टेट क्या होगी बच्चों? चेंज होगी। अगर खींचूंगी मैं इस चीज को, देखो ऐसे खींचूंगी तो इधर आ जाएगी, धक्का मारूंगी तो इधर चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं पुश और पुल विच चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे। ठीक है, वो किसी भी स्टेट वर्ड बेटा किसी भी तरीके से हो सकता है। हो सकता है हम उस चीज को फोर्स प्रेशर लगाएं तो उसके वो रेक्टेंगल है तो सर्कुलर बन जाए, सर्कुलर है तो रेक्टेंगल बन जाए। तो अलग अलग सिचुएशन में फोर्स अलग अलग तरीके से बच्चों हो सकता है। ठीक है, नेचर में हमारे पास 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस बताए गए हैं। इसको हाँ नेचर में हमारे पास बच्चों 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस है। इसमें बच्चों क्राइटेरिया है, 2 होते हैं बच्चों मैक्रोस्कोपिक और 2 होते हैं बच्चों आपके माइक्रोस्कोपिक। फंडामेंटल फोर्सेस को 2 क्राइटेरिया में डिवाइड करा गया बेटा। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक, अब वैसे पूछे तो 4 होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। इनको 2 क्राइटेरिया में डिवाइड करा गया, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में आते हैं बच्चों आपके 2, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है बच्चों आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। माइक्रोस्कोपिक में बच्चों 2 होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है बच्चों वीक
न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बच्चों, हाँ देखो लॉजिकल है बच्चों, इसको दो क्राइटेरिया में डिवाइड करा गया फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, एक मैक्रोस्कोपिक और एक आया बच्चों आपका माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक को दो क्राइटेरिया में डिवाइड करा गया बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपसे पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कैसे होते हैं, मैक्रोस्कोपिक। दूसरा है बच्चों आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दो आए आपके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटा, और एक आया बच्चों आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स बेटा। ठीक है, तो नेचर में हमारे कितने फंडामेंटल फोर्स हो गए बेटा, हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हो गए। ठीक है, मैक्रो मतलब बच्चों लार्ज और माइक्रो मतलब बच्चों स्मॉल पार्टिकल्स का एक्सचेंज। ये लार्ज, मैक्रो का वर्ड का मतलब होता है बच्चों लार्ज, लार्ज लेवल पर, और माइक्रो मतलब बच्चों छोटे लेवल पर, स्मॉल के लिए। ठीक है, अब मैं इनको ट्रेंड बाय ट्रेंड डिस्कस करती हूँ। इतना क्लियर हो गया बेटा सभी को, ये बात समझ आ गई। हालांकि ये फोर्सेस हम यूनिट में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, यूनिट वाइज। जैसे मैं अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, 6 यूनिट में पूरी यूनिट ही ग्रेविटेशन की है। 6 यूनिट पूरी है ही आपकी ग्रेविटेशन पर बेस, पूरा ग्रेविटेशन। हाँ ठीक है बेटा, ओके बेटा, आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स की। कुछ बच्चों को तो पता भी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों क्या होता है बच्चों, इट इज द फोर्स, दो बॉडीज हैं, थोड़ा सा आपने 9th में पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, 6 यूनिट में तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, सब कुछ पढ़ेंगे, ग्रेविटी, ग्रेविटॉन सब कुछ पढ़ेंगे 6 यूनिट में। यहाँ पे थोड़ा बेसिक दे रखा है, मैं थोड़ा बेसिक समझा रही हूँ कि दो बॉडीज है जिनका मास क्या है बच्चों, m1 और m2। तो ये लॉ कहता है ग्रेविटेशन फोर्स या लॉ, ये लॉ कहता है बच्चों कि इस दुनिया में कोई भी बॉडी है, इस दुनिया में कोई भी बॉडी है जिसका कुछ मास है, तो वो एक दूसरे को क्या करती है बच्चों, अट्रैक्ट करती है। ये लॉ कहता है बेटा कि इस दुनिया में कोई भी बॉडी है जिसका कुछ मास है, वो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है बेटा। ठीक है, तो ये लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम की। तो मैं ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली बच्चों, ये 2 मान ली, तो इन दोनों से लिख सकती हूँ मैं बच्चों, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 बाई r के स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं बच्चों तो एक कांस्टेंट लेते हैं बेटा, वो कांस्टेंट किसके बराबर हो गया हमारा यहाँ पे g। ये कैलकुलेटेड है बच्चों, ये हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग कैलकुलेशन होती है इस कांस्टेंट की, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नेचर, अलग अलग कैलकुलेशन होती है ये। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों F बराबर g m1 m2 बाई r का स्क्वायर, इसे बोलते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना आप सबने 9th में भी पढ़ा है, इतना तो आप सबने 9th क्लास में पढ़ा। यस रस्टी बेटा, वेरी गुड। ठीक है, हाँ अब देखिए बेटा यहाँ से, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। अब ये जी क्या है बच्चों, यहाँ पे आपके पास स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट में जो साइड में होती तो ले लिया करो आप लोग। हो गया, अब देखो, अब मैं क्या कह सकती हूँ बच्चों, जी होता है बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
लो, जी को क्या लिख सकते हो F इंटू आर स्केयर m1 m2। अब आप यूनिट भी निकालना सीख गए हो। यस दैविक बेटा। हाँ तो ये क्या बनेगा, फोर्स, फोर्स की यूनिट बच्चों न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट बच्चों मीटर स्क्वायर, और मास क्या होता है बच्चों, किलोग्राम, तो ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, तो ये क्या होगा बच्चों, किलोग्राम का स्केल। तो यूनिट आप इस तरीके से बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस जी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये जो जी है ना बच्चों, ये यूनिवर्सल, ये जो लॉ है या ग्रेविटेशन लॉ या फोर्स को, ये यूनिवर्सल लॉ है। और ये जो कांस्टेंट है जी, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये भी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैसे बच्चों, क्यों कहा इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट, देखो यहां से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों आपके पास, ये वाले दो मास रखे हुए हैं, मैंने तीसरा यहाँ पे कोई तीसरा मास रख दिया। हाँ, प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई इफेक्ट बच्चों नहीं पड़ता। जैसे ये दो बॉडीज थी, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या तीसरी कोई बॉडी रखी हुई है, तो इन दोनों में मान 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके प्रेजेंस होने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 50 न्यूटन का 50 न्यूटन ही रहेगा। इसमें यहाँ पे कोई चेंजेस बच्चों यहाँ पे नहीं आएंगे बेटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों आपके पास दूसरी बॉडी के प्रेजेंस होने से कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ता। देयर इज नो इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अदर बॉडी। दूसरी बॉडी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स पर बच्चों कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई बेटा सबको? हाँ हाँ, अब जी पे आते हैं। वेरी गुड दैविक। जी की वैल्यू भी बच्चों हमेशा हर जगह सेम रहती है, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जी की वैल्यू कांस्टेंट ऑलवेज। कहीं भी जाओ, आप अर्थ पे रहो, आप मून पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, तो जी की वैल्यू बच्चों चेंज नहीं रहेगी। नेचर ऑफ मीडियम के कारण इस जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसलिए क्या बोलते हैं बच्चों, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब इस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं बच्चों। हाँ देखो, प्रॉपर्टीज मतलब इसके गुण, इस फोर्स में क्या क्या गुण हो सकते हैं, जैसे तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी है, तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण है यार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास, इट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स, देखो ये सब चीजें तो आपको बुक्स में भी लिखी मिलेगी, बुक में लिखा मिलेगा, लॉन्ग रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सब बातें लिखी मिलेगी। लेकिन हम यहाँ समझते हैं कि क्यों कहा इसको लॉन्ग रेंज फोर्स। बिकॉज़ बेटा इसको लॉन्ग रेंज फोर्स इसलिए कहा क्योंकि जो ग्रेविटी होती है ना हमारे पास, जिसको हम स्मॉल जी के नाम से जानते हैं, इसको लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों कहा बच्चों, क्योंकि जो हमारे पास ग्रेविटी है ना, जिसको हम स्मॉल जी के नाम से जानते हैं सभी बच्चे, और जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी जो ये वैल्यू बहुत कम होती है बच्चों, ये वैल्यू वेरी स्मॉल है, दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल स्टूडेंट्स। इसका जो इफेक्ट है बच्चों हमें वो लार्ज बॉडीज में ही ऑब्जर्व होता है। जी जो है बच्चों वेरी स्मॉल वैल्यू है, और इसका जो इफेक्ट है बेटा वो हमें लार्ज बॉडीज में ही ऑब्जर्व होता है। इसीलिए जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट है बच्चों सिर्फ अर्थ और अदर ऑब्जेक्ट प्लैनेट्स के बीच में देख पाते हैं। देखो मास तो तुम्हारा भी होता है, क्लास में तुम सारे पास में बैठे हो, क्या तुम एक दूसरे को खींच रहे होते जैसे मैग्नेट एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारे बीच में फोर्स ही लग रहा। फोर्स तो बच्चों आपके बीच में लग रहा है, आपके घर में कोई भी टेबल मेज कुर्सी जहां आप बैठे हो आसपास में, वहां पे हर एक बॉडी एक दूसरे को खींच रही है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चों, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी की वैल्यू बहुत स्मॉल है और उसका इफेक्ट हमें लार्ज ऑब्जेक्ट में ही दिखता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में हमें उसका इफेक्ट बच्चों नहीं दिखता। तो देखो अब
नेवर बी नेगेटिव, हम इनको क्या कहते हैं बच्चों, लॉन्ग रेंज फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों, लॉन्ग रेंज फोर्स। और अप टू बच्चों, जब तक अर्थ जो है आपके पास, जब तक बॉडी की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर हावर पर सेकेंड इससे कम रहेगी, जब तक बॉडी नीचे आ जाएगी कभी भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर नहीं जाएगी। अगर किसी बॉडी की स्पीड इतनी से कम है तो इतनी होते ही तो स्पेस से बाहर चली जाएगी। अगर किसी बॉडी की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगी, याद रखना पर सेकंड बोल रही हूं, हावर नहीं आएगा कभी भी। हाँ, अगर किसी बॉडी की स्पीड इससे लेस है तो वो अर्थ पे नीचे आ जाएगी, हमेशा अर्थ पे क्या आ जाएगी बच्चों, नीचे आ जाएगी। लेकिन हम किसी बॉडी को इससे ज्यादा स्पीड पर फेंक दें तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी, फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बच्चों बाहर चली जाएगी, फिर वो कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो जो आपके पास लगभग 3200 किलोमीटर, इससे भी ज्यादा बच्चों, ठीक है, अर्थ बॉडीज को अपनी तरफ खींचती रहती है। वो हम कैलकुलेशन 6 यूनिट में करेंगे, बाकी यहां तक इतना ही करेंगे। तो प्रॉपर्टी आपको इतना याद रखना है कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों है बच्चों, क्योंकि जी की जो वैल्यू है ना वो लार्ज बॉडीज में ही इफेक्टिव होती है और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होता है। वो जो इफेक्ट है बच्चों हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑब्जर्व होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने क्या कहा है बच्चों, लॉन्ग रेंज फोर्स कहा है। हम बात समझ आई सभी बच्चों को? बताइए बेटा एक बार। रिया, चंचल, गौरव, अवंतिका, चिन्मय, कोमल, लाविशा, सृष्टि, निशा, बाकी बच्चे बेटा एक बार रिस्पॉन्स दिए। ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ आया बेटा? हाँ, वेरी गुड। रोहित, कोमल, सृष्टि, दैविक आ गया बेटा? बताइए बच्चों सभी। हाँ, आप देखिए गौरव आ गया बेटा, कोमल, यमन, राकेश, पारस, पारथ, रिया, वेरी गुड। अब आगे देखो बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, इट ओबे द इनवर्स लो। इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लो। इनवर्स स्क्वायर लो, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है बच्चों। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है बच्चों कि फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। स्क्वायर लॉ देखो इनवर्सली भी है और आर डिस्टेंस का क्या है बच्चों, स्क्वायर है, इसलिए कहते हैं कि इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तीसरा पॉइंट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट इफेक्टिव ड्यू टू द presence of other body, due to the presence of other body। मैंने बताया अभी बेटा आप लोगों को, ये दो बॉडीज है, एक का मास m1 है, एक का मास है m2 है। हाँ, तो इसकी दोनों के बीच तीसरी जो बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इस जो होगा वही रहेगा। इस तीसरे के कारण इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर कोई इफेक्ट बच्चों नहीं पड़ेगा। नमिता, पुल्यामी, विनय, मित्तल, वेरी गुड। समझ आया बच्चों? बताइए। तनिषा, प्रीति सिहाग, वांस, प्रीति सिहाग बेटा एक बार कॉल करना आप मुझे एक बार, ठीक है? हाँ, समझ आ गया बेटा इतना सबको? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, इट इज द सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, इट इज द सेंट्रल फोर्स। और चौथा पांचवा पॉइंट है, इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव
आपके पास, मतलब कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेंगे। सेंट्रल फोर्स उन्हें ही कहेंगे बच्चों जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेंगे। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तब हम बोलते हैं दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव मतलब बच्चों जो चीज चेंज ना हो दूसरे किसी फोर्स के कारण, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के कारण। ये बात ध्यान रखना, अभी मैं न्यूक्लियर फोर्स में थोड़ा डिटेल में फिर बताऊंगी। वहां पे न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल होते हैं, मैं बताऊंगी वहां पे क्यों होते हैं। सेंट्रल फोर्स क्यों कहा? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर से क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, सेंट्रल फोर्स। और ये कैसे फोर्सेस है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। और जो सेंट्रल फोर्स होंगे बच्चों उन्हें ही हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स रहेंगे। और जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम उस फोर्स को कैसा फोर्स कहते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स वहां पे कहते हैं बच्चों। सिर्फ अकेली ये कंडीशन हो तो हम उसको सेंट्रल या कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कहेंगे। अकेले अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, अगर अकेले में बच्चों फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव भी नहीं कहेंगे और सेंट्रल फोर्स भी नहीं कहेंगे। जैसे न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स में भी बच्चों ऐसा होता है, मैं बता देती हूँ यहीं पे आपको एक बार, वहां भी बताऊंगी एक बार दोबारा कि न्यूक्लियर फोर्सेस में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर भी होता है, आर की पावर 7 भी होता है, आर की पावर 9 भी होता है। एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, एक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो आर की पावर 7 और 9 और आर स्क्वायर में भी लाई करता है। फिर भी हम कहते हैं कि एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसी है बच्चों, कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन सेंट्रल। क्यों? देखो फोर्स तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है न्यूक्लियर फोर्स में, लेकिन बच्चों वो सेंटर से नहीं एक्ट हो रहा, वो फोर्स सेंटर से एक्ट नहीं हो रहा। जैसे कोई न्यूक्लियर ब्रेक होती है, न्यूक्लियर मतलब बच्चों यूरेनियम 235 नाम आपने सुना होगा, यूरेनियम 235 नाम आप सभी बच्चों ने सुना होगा। इसको एटम बोलते हैं आप लोग। आप कहते हो किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बच्चों इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं बेटा, यही कहते हैं बेटा आप सब। हाँ तो देखो जब भी देखो आपने पढ़ा बेटा, आपने एक रिएक्शन पढ़ी 10th में खूब रटी होगी, आपने कहा 235 ब्रेक हो गया थोरियम में 9230 में, प्लस कुछ और निकल गया, कुछ ऐसा ही होता है, लगभग ऐसा ही होता है ना, ये सुना होगा आप सबने। हाँ तो देखो जब ये ब्रेक हुआ तो ये सेंटर से थोड़ी ना ब्रेक हुआ, जब ये यहाँ पे अनस्टेबल हुआ, ये अनस्टेबल कोई चीज समझते हो ना, अनस्टेबल होना। हाँ जैसे मैं बाउल को उल्टा रख ले, कोई गोली रख दूं तो अनस्टेबल है, थोड़ा सा फोर्स लगा के वापस नीचे आ जाए, कभी ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, ब्रेक हुआ अनस्टेबिलिटी के कारण, टूटा ये, तो ये बीच से नहीं टूटा, कुछ पार्ट टूट के कुछ पार्ट बाहर निकल गया आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज, यूरेनियम 234 है तो ये मान लो 2He4 कुछ ऐसे हीलियम पार्टिकल हमारा यहाँ पे निकल जाता है, तो ये यूरेनियम 238 मान लो लगभग, ठीक है। तो ये बीच से नहीं टूटा ना, यहाँ से सेंटर से ब्रेक नहीं हुआ ना बच्चों। यहाँ पे अगर फोर्स सेंटर से लगता तो मैं कहती बराबर बराबर ब्रेक हो गया। इस कंडीशन तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई थी न्यूक्लियर फोर्स में, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स बच्चों सेंट्रल फोर्स नहीं है, वो सेंटर से एक्ट नहीं हो रहा है। एटम कहीं पे भी कैसे भी ब्रेक हो सकता है, कहीं पे भी फोर्सेस वहां पे लग सकते हैं, इसलिए कहते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फोर्स है, कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्स। देखो ये पॉइंट्स बुक्स में डायरेक्ट लिख रखे हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना है अच्छे से, बहुत बारीक सा पॉइंट है, लेकिन बच्चे इसमें उलझे रहते हैं कि ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तभी हम कहते हैं कि दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम ऐसे ही किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव बच्चों नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी मैं न्यूक्लियर फोर्स में इस बात को फिर रिवाइज करूंगी आगे, ठीक है। आगे देखो एक्सचेंज पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिए तो है ही। एक्सचेंज पार्टिकल प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 जो भी होगी, एक्सचेंज पार्टिकल इन न्यूक्लियर फोर्स, इन ग्रेविटेशनल फोर्स, इन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों, ग्रेविटोन। एक्सचेंज पार्टिकल का नाम है बच्चों ग्रेविटोन।
ग्रेविटोन, GRAVITON, ग्रेविटोन। एक्सचेंज पार्टिकल का, हाँ बताती हूँ बेटा, एक बार बता रही हूँ, सुनो एक बार ध्यान से, इसको समझो फिर बताती हूँ। एक बार देखो, एक्सचेंज पार्टिकल का मतलब क्या है बच्चों, एक ग्रेविटोन एक हाइपोथेटिकली मान लो अजम्पशन है कि एक क्वांटम मैकेनिकली एक ऐसा पार्टिकल होता है जब दो बॉडीज में फोर्स लगता है, जब दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है ना जिस पार्टिकल के कारण, हाँ बेटा बिल्कुल कह सकते हैं दैविक, बिल्कुल मैसेज का काम करता है। जैसे होता है ना कि मैंने कुछ कहा आपसे, मैंने कहा अपने पेरेंट्स को ये बोला, तो आपने अपने पेरेंट्स को एक मैसेज कन्वे करा, मैसेज का काम कर, बिल्कुल कह सकते हो। अब देखो, एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल होता है बच्चों ये, जो अज्यूम करते हैं क्वांटम मैकेनिकली कि ये दो पार्टिकल के बीच, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कौन सा पार्टिकल है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, उस अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है बच्चों ग्रेविटोन। उस पार्टिकल का नाम क्या है ग्रेविटेशन में, कि वो एक्सचेंज पार्टिकल क्या है बच्चों, ग्रेविटोन। जैसे मैं साउंड वेव में बात करूं, मैं बोल रही हूँ, मैं रूम में खड़ी हूँ, चलो अब तो हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आप सबको मेरी साउंड सुन रही है, क्यों, क्योंकि देखो मेरे मुंह के आसपास नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल ने दूसरे को डिस्टर्ब करा, दूसरे ने तीसरे को डिस्टर्ब करा, और इस तरह एक वेव की फॉर्म में पार्टिकल चले और मेरी साउंड आप तक बच्चों पहुंच गई। इसी तरह बच्चों इन दोनों के बीच में भी कोई पार्टिकल है जो जिसके कारण ये इधर खींच के जा रहा है एक दूसरे के पास। जैसे अर्थ और बॉल के बीच में एक पार्टिकल है जो बॉल को अर्थ की तरफ बच्चों खींच रहा है, जो बॉल को क्या कर रहा है बच्चों, अर्थ की तरफ खींच के लेके आ रहा है, उस पार्टिकल का नाम है बच्चों ग्रेविटोन। तो ये याद रखना कि एक्सचेंज पार्टिकल इन ग्रेविटोन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों, ग्रेविटोन होता है। समझ आ गया बच्चों, ये वीक फोर्स होते हैं नेचर के अंदर। ये कैसे फोर्स है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर एज कंपेयर टू वीक फोर्स इन नेचर। नेचर में कैसे फोर्सेस है बच्चों, ये वीक फोर्स है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। एंड न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में ये वीकेस्ट फोर्स माने गए हैं नेचर के अंदर, क्योंकि इनका जो ग्रेविटी की जो वैल्यू बहुत कम होती है, स्मॉल पार्टिकल्स में तो ऑब्जर्व भी नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, हाँ नोट करिए, आप आगे बात करते हैं। ये तीसरा पॉइंट एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, क्या कौन सा था बेटा, मेरे तो ध्यान नहीं है क्या लिखते, मैं तो ऐसे लिखती रहती हूँ। सेंट्रल फोर्स वाले में दिक्कत थी क्या, देखो मैं फिर से बता देती हूँ कि फोर्स ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, क्योंकि आर का स्क्वायर है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस आर का स्क्वायर है, इसलिए विनय मित्तल हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को बेटा ओबे करते हैं। फिर मैंने कहा ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स की मतलब बच्चों सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग, क्या सेंट्रल मतलब लाइन ज्वाइनिंग दीज टू फोर्सेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिए फोर्सेस लगते हैं सेंटर के अलोंग, इसलिए इनको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। फिर कंडीशन आती है कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, आप बुक में लिखा मिलेगा दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो उसमें कंडीशन होगी बच्चों आपके पास कि आपके पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और प्लस ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम सेंट्रल फोर्स को ही बच्चों क्या कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। तीसरा पॉइंट ऐसे ध्यान नहीं विनय लिख के भेजो बेटा, मेरे ध्यान नहीं मैंने कौन सा, लॉन्ग रेंज फोर्स, विनय लिख के भेजो कौन से फोर्स की बात करूं, मैं तो आगे पीछे लिख देती हूँ, ध्यान नहीं बेटा, पता कौन सा पॉइंट लिखा था तीसरा, मैंने लिखा है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, मैंने कहा ये अट्रैक्टिव फोर्स है नेचर में। एक पॉइंट नंबर 8 में लिख लेना दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर, अट्रैक्टिव तो है ही, जब भी तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, अट्रैक्ट कर रहे हैं। विनय मित्तल लिख के भेजो पॉइंट नंबर 3 कौन सा था, विनय मित्तल, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों है बच्चों, मैंने कहा कि ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसका ऑब्जर्वेशन हमें लार्ज डिस्टेंस पे ही पता लगता है, स्मॉल में हमें नहीं पता लगता, लार्ज ऑब्जेक्ट्स में ही पता लगता है, इसलिए इनको लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं बच्चों। ये आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स
स्केयर लॉ, दीज फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्केयर लॉ, ठीक है। हाँ, दीज फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्केयर लॉ। फिर मैंने कहा बच्चों ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों, दो रीजन से कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि इन फोर्स कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और जो ग्रेविटी का इफेक्ट है, ग्रेविटी जी की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल होती है, वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स में ही हमें ऑब्जर्व होता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हमें, अच्छा ये वाला, हाँ मैं बता रही हूँ। दूसरा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे ये दो बॉडीज हैं, इनका मास m1 और m2 है, ये तीसरी बॉडी अगर हमने यहाँ रख दी तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो वही लगेगा। ये तीसरे के प्रेजेंस होने के कारण इन दोनों के फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ तो यही बताया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। जैसे ये दो बॉडी है, इनके बीच में 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये 50 न्यूटन ही रहेगा। इसके यहाँ प्रेजेंस होने से इन दोनों में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा। ये हो सकता है कि इन दोनों का कुछ अलग फोर्स हो, इन दोनों का अलग फोर्स हो, ये पॉसिबल है बच्चों। लेकिन इसके कारण इन दोनों में जो फोर्स लगता है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मास का देखो, मास तो नेगेटिव या पॉजिटिव थोड़ी ना है, मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी कंसीडर ही नहीं करते। हाँ ये समझ आ गया विनय। ग्रेविटेशनल देखो, रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। रूम में तो बहुत सारा सामान रखा है, अलमारी भी रखी है, फ्रिज भी रखा है, कूलर भी रखा है, तो सब अपने अपने फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कूलर आ गया तो अलमारी और फ्रिज के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो चेंज हो जाएगा, जो लग रहा है वही रहेगा। वो हो सकता है कि कूलर के आने के कारण फ्रिज और कूलर का अलग हो जाए, बाकी सबका अलग हो जाए। हाँ क्लियर हो गया? यस, आगे देखो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये समझ आ गया, सबको याद हो जाएगा। हाँ अरे सीधा याद रख लेना, लॉन्ग रेंज फोर्स है, मैं याद करवा दूं प्रॉपर्टी एक बार। लॉन्ग रेंज फोर्स है, दूसरा वीक फोर्स होते हैं, तीसरा नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, चौथा कंजर्वेटिव फोर्स है, पांचवा सेंट्रल फोर्स है, छठा इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करते हैं, सातवां नेचर में अट्रैक्टिव होते हैं, आठवां ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरे ऑब्जेक्ट के होने के कारण दो बॉडीज में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 7-8 पॉइंट है, ये आप लोगों को याद रखने। और एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटेशन होता है, पॉइंट नंबर 9, मतलब कि जो इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक मैसेंजर का काम करता है ये पार्टिकल। हाइपोथेटिकल अजम्पशन है बच्चों कि आपके पास जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे को खींच रहा है तो ये एक मैसेंजर, एक्सचेंज पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं, उसका काम करता है ये। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? अब आगे देखो, आगे हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। याद हो गया होगा ना सबको अब तो? आगे हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देखो इलेक्ट्रो नाम ही आ गया बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट कर रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी किससे बनेगी बच्चों? चार्ज पार्टिकल से। मतलब इसका रिलेशन, इस फोर्स का रिलेशन किससे है बच्चों? चार्ज से है या मैग्नेट से है। इस फोर्स का रिलेशन या तो चार्ज से कह सकते हो या आप लोग मैग्नेट से कह सकते हैं। जैसे हम चार्ज की फॉर्म में बात कर लेते हैं, इसको हम कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। ये लॉ क्या कहता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पे बस चार्ज आ जाएगा बच्चों। जो रोल वहां पे मास प्ले करता है ना ग्रेविटी में, ग्रेविटी में जो रोल मास प्ले करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में वही रोल कौन प्ले करता है बच्चों? चार्ज प्ले करता है। कौन प्ले करता है बच्चों? चार्ज। ठीक है,
ये दो चार्ज ले लिए जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, r है। तो ये लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों से मैं लिख सकती हूँ कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आया बच्चों के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो K है बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस K की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ, एक बार नोट करो इसको। हाँ, जो रोल बच्चों सिर्फ वहां मास का था ना, यहाँ वो रोल चार्ज का आ जाएगा। इस चीज को हम लॉजिकली वैसे भी ध्यान रखेंगे बेटा। कैसे कि हम +1 में 6 यूनिट पढ़ेंगे ग्रेविटी की, और 12th में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। तो जो हम ग्रेविटी में लगभग पैरेलल में न्यूमेरिकल जो सोल्व करते हैं ना, उसी तरीके से न्यूमेरिकल हम किस में सोल्व कर लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफी हद तक न्यूमेरिकल एडजस्ट हो जाते हैं, लगभग सेम सा कंसेप्ट होता है। ठीक है, हाँ आगे देखो बेटा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, हटा दूं मैं इसको। तो ये आया बच्चों K की वैल्यू मैंने क्या कहा, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है बच्चों, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका इफेक्ट क्या है बच्चों, ये एब्सोल्यूट एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है कि मीडियम के कारण, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स पे नेचर ऑफ मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इसमें नेचर ऑफ मीडियम के कारण ये फोर्स चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ मीडियम के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों चेंज हो जाएगा आपके पास। ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट होते हैं ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, बट दे आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। देखो मीडियम, ये मीडियम को बताता है कि मीडियम के कारण फोर्स कितना चेंज हो जाएगा। जैसे दो चार्ज पार्टिकल है बेटा, दो चार्ज पार्टिकल को दो बच्चे मान लो, निशा और अंशिका को मान लो, ठीक है। हाँ, निशा और अंशिका पहले एयर में लड़ रहे थे। माने एयर में जो निशा और अंशिका है वो लड़ रहे थे 20 न्यूटन के फोर्स से। फिर इन दोनों को, निशा और ये अंशिका, इन दोनों को उठा के वाटर में फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया। लड़ दो, तुम कितना लड़ोगे। तो इन दोनों के क्या, ये इतने फोर्स से लड़ेंगे बच्चों, फोर्स इनके बीच में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। और इस चेंज को इंडिकेट करता है बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम, कि कितना फोर्स बच्चों चेंज हो जाएगा। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम के कारण कैसे चेंज होता है। मीडियम बच्चों अब अलग अलग हो सकता है, मीका, गिलास, वाटर, ये मीडियम अलग अलग सिचुएशंस में बच्चों अलग अलग बेटा हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब देखो यहां से, अब आगे देखो, नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, अब आगे देखो। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्केल। ठीक है, क्या ऐसे लिख लो बच्चों, K Q1 Q2 बाई R का स्केल। ठीक है, और इस K की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये मीडियम को बताता है कि हाउ इज इन द मीडियम फोर्स इज चेंज। एप्सिलॉन नॉट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछे आपसे तो आप कहेंगे हाउ इन द मीडियम फोर्स इज चेंज, मीडियम में फोर्स कैसे चेंज हो रहा है इसके बाद। ठीक है, हाँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप ये जो इस पूरा K है ना, इस K की इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो आती है बच्चों 9 × 10⁹ ये आ जाएगी आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट समझ नहीं आया तो यूनिट को यहाँ से निकाल लो, K निकाल लो, F × R स्क्वायर Q1 × Q2। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की बच्चों मीटर स्क्वायर,
और चार्ज की बच्चों कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों आपके पास 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितनी होती है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर। ये कैसे आई, देखो इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो। एप्सिलॉन नॉट को बच्चों इधर ले आओ, देखो 4 पाई कांस्टेंट है बच्चों, इसी कोई यूनिट बेटा नहीं होती। ये आ जाएगा बच्चों F इंटू आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा Q1 Q2 F इंटू आर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आई, F को नीचे ले गई। ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना, देखो K की जो यूनिट होती है ना एप्सिलॉन नॉट में, वो यूनिट रिवर्स हो जाती है। कूलाम स्क्वायर इसमें नीचे है, इसमें ऊपर आ गया, इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर है, इसमें नीचे आ गया। हालांकि 12th में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी यूनिट है आपकी, जो कि एग्जाम में जिसका मैग्नीट्यूड भी लगभग 18-19 नंबर का रहता है 70 में से। हाँ क्लियर। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ दीज फोर्सेस। प्रॉपर्टी देखिए फर्स्ट बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों दीज फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। पहला पॉइंट भाई, ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब समझ आ जाएगा, बस वो पहले में समझ लिया तो सब क्लियर है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों आर स्क्वायर। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों आर। ये भी सेंट्रल फोर्स है। कैसे फोर्स है बच्चों, ये सेंट्रल फोर्स। चार्ज पार्टिकल सेंटर के अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तीसरा बच्चों, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये भी कैसे बच्चों, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। ये भी क्या होते हैं आपके 10। हाँ, ये इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती फॉर द ऑपरेशन। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द ऑपरेशन। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि दो चार्ज पार्टिकल को एयर में रखोगे या मीडियम में रखो, अट्रैक्शन तो तब भी होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि कोई वैक्यूम में रख दोगे तब भी चार्ज पार्टिकल तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही बच्चों। अगर दो चार्जेस को तुमने अट्रैक्ट कर दिया, रख दिया, तो तब भी वैक्यूम में भी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, सेंट्रल फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो पांचवा पॉइंट है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कैसे फोर्स होते हैं बच्चों, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ये नोट करो जल्दी, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी नोट करो इसको। हाँ, सेम बात, वो समझ आ गया, सेम ये लगभग, थोड़ा सा चेंज अलग आएगा। वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। ग्रेविटेशनल फोर्स पे मीडियम के कारण कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसमें इफेक्ट होता है मीडियम के कारण, बस इतना चेंज है। दूसरा बच्चों, वो वीक फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फोर्स है बच्चों, वीक फोर्स होते हैं। ये कैसे फोर्स है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। ये कैसे फोर्स है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से बच्चों 10⁻36 टाइम क्या होते हैं बच्चों, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। और इस केस में जो पॉइंट देख लेना बच्चों, कौन सा था, एक्सचेंज पार्टिकल जो होता है ना, या मैसेंजर का जो काम करता है, इस केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो होता है बच्चों फोटोन।
एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है बच्चों इसमें, फोटोन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। मतलब ये जब ये चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ये आपको पता है अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब भी क्या होगा बच्चों, रिपल्सन। तब भी क्या होगा, रिपल्सन। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा बच्चों, वहां पे अट्रैक्शन। और मास तो कभी नेगेटिव बच्चों होता ही नहीं है। मास तो बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मास कैन नेवर बी नेगेटिव। इसलिए हाँ, तो ये आपके अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं बच्चों, रिपल्सिव भी हो सकते हैं दीज फोर्सेस, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं। दूसरा बच्चों, एक्सचेंज पार्टिकल जो मैसेंजर का काम करता है, मतलब कि ये चार्ज अब दूसरे को रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस बीच जो मैसेंजर का काम, मैसेज का जो काम कर रहा है, वो हम क्या मानते हैं बच्चों, इस केस में वो फोटोन होते हैं। फोटोन क्या होते हैं बच्चों, मैं बताती हूँ इसके बारे में, अगर नोट करिए। पैकेट ऑफ लाइट जो होते हैं उसे ही हम फोटोन बोलते हैं। हाँ, दो वर्ड पढ़ेंगे आप एक बार, हाँ नोट करो जल्दी से, कर लिया? हाँ बस 1 मिनट अभी छोड़ रही हूँ, अटेंडेंस ले रही हूँ अभी बस। हाँ, फोटोन को समझा देती हूँ। एक होता है बच्चों फोटोन और एक होता है बच्चों फोनोन। दो वर्ड होते हैं बच्चों, एक होता है फोटोन, एक होता है बेटा फोनोन। फोटोन किसे कहते हैं बच्चों, क्वांटा ऑफ लाइट। क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट कहो या फिर कहो पैकेट ऑफ लाइट। पैकेट ऑफ लाइट is called photon। और क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन, क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन is called फोनोन। उसे क्या कहते हैं बच्चों, फोनोन कहते हैं। ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है, हम वहां बात करते हैं। ये हमारे कैसे पार्टिकल होते हैं बच्चों, एलिमेंट्री पार्टिकल, 200 से भी ज्यादा होते हैं। ये हम कुछ की बात करते हैं यहाँ पे। ये रेस्ट फोटोन का बच्चों कोई मास नहीं होता, रेस्ट मास 0 होता है फोटोन का, हमेशा कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर। इसका चार्ज भी 0 होता है और रेस्ट मास भी 0 होता है। रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ऐसा मानते हैं बच्चों हाइपोथेटिकली, जब रेडिएशन निकलती है तो एक पैकेट की फॉर्म में चलती है। जो रेडिएशन निकलती है किसी पार्टिकल से तो किसके फॉर्म में निकलती है, पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में चलती है। पैकेट ऑफ एनर्जी इस तरीके से समझ सकते हो आप लोग, इस तरीके से चलती है वो, कंटिन्यूस ना चल के कैसे चलती है बच्चों, पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। इसे ही इस पार्टिकल को नाम, इस चीज को नाम दिया गया है बच्चों फोटोन। इसको क्या नाम दिया गया है बच्चों, फोटोन। और जब इनका वाइब्रेशन होता है इन पार्टिकल्स का, तो उसको जहां वाइब्रेशन के कारण सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसे बोला गया है बच्चों फोनोन। उसे क्या बोला गया बच्चों, फोनोन। तो तुम्हें इसको याद नहीं रखना, ये तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं डिटेल में। हाँ, तुम्हें सिर्फ ये फोटोन याद रखना है कि एक्सचेंज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में, वो क्या होता है बच्चों, फोटोन होता है। हाँ, 2 कल पढ़ेंगे, एक बार अटेंडेंस भेजो फटाफट।